गुड मॉर्निंग सबको। हम लोग आज पॉलिटिकल की क्लास करने चल रहे हैं। पॉलिटिकल में है 10वीं की लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी कहने का मतलब है कि सत्ता में बंटवारा। तो सत्ता में बंटवारा क्यों जरूरी है? आखिर ऐसा क्या है कि सत्ता में बंटवारा करना जरूरी है? देखिए, साझेदारी का मतलब बंटवारा होता है। हम लोग अगर लोकतंत्र में है, किसी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो लोकतंत्र हमारा सफल नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता में साझेदारी करना जरूरी है। इसके भी कई उदाहरण हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण हम लोग ले करके देखेंगे। ठीक, कि कैसे अगर किसी देश को सत्ता में साझेदारी किया जाता है, हक दिया जाता है, तो कैसे आगे बढ़ जाता है। और कैसे किसी देश में किसी समुदाय को अगर सत्ता में हक नहीं देते हैं तो वो कैसे पिछड़ जाता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं कुछ उदाहरण के रूप में। यूरोप के एक बेल्जियम है और एक एशिया का श्रीलंका है। इस दोनों को उदाहरण के लेकर के हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा बेटर किया और कौन क्या हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक देश है, यूरोप का, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम, ठीक। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल भारतीय राज्य के हरियाणा जो है, हरियाणा के इतना है, हरियाणा से भी छोटा है। इसका जो आबादी है वो 1 करोड़ के आसपास में है, यानी हरियाणा की आबादी से भी कम है। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम की आबादी में भी बेल्जियम की आबादी जो भी है, जनसंख्या जो भी है, वो भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग करते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। जैसे में डच भाषा वहाँ के लोग 59% बोलते हैं, और फ्रेंच जो है 40% लोग बोलते हैं, और जर्मन वहाँ के लोग 1% बोलते हैं। देखिए, बेल्जियम में दो इलाका है, यानी कि दो क्षेत्र है, जहाँ पे एक है फ्लेमिश और दूसरा बेलेमिया। ठीक, इन दोनों इलाकों में यानी कि जो फ्लेमिश इलाका है वहाँ डच बोलने वालों की संख्या लगभग 59% है, जबकि बेलोनिया जो क्षेत्र है उसमें फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 40% है। यानी यूँ कहें तो फ्लेमिश इलाके में डच बोलने वालों की संख्या अधिक है और बोलोमिया इलाके में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या अधिक है। बस यहाँ आता क्या है कि जो फ्लेमिश इलाके में जो लोग डच रहते थे वो लोग पिछड़े समुदाय से आते थे, और बोलोमिया इलाके में जो फ्रेंच बोलते थे वो समृद्ध यानी कि शिक्षित परिवार से आते थे। और 1% बचता है, बोलते हैं कि 59 और 40%, तो टोटली 1% बच जाता है। तो 1% जो शेष था वो जर्मन भाषा बोलते थे। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि बेल्जियम में जो भाषा से संबंधित या बहुत सारे भाषा है, यानी लोग रहते थे, तो डाइवर्सिटी तो थी, यानी कि उसमें भिन्नता तो था, परंतु उस विभिन्नता को कैसे बेल्जियम अपने अंदर समेटा और उस विभिन्नता को स्वीकार किया, और आज एक विकसित देशों में से आगे उसका नाम है। वही एक तरफ देखेंगे कि हम श्रीलंका भी वैसे ही देश है, जहाँ वो किस तरह से विभिन्नताओं को स्वीकार नहीं किया और वो कैसे आज पिछड़ा हुआ है। देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यहाँ पर श्रीलंका भी एक दूसरी तरफ हम देखते हैं, श्रीलंका जो है, श्रीलंका भी क्या एक दक्षिण एशिया के स्थित एक क्षेत्रीय यानी द्वीपीय देश है, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ यानी कि हरियाणा के इतना है। यहाँ पे इसकी कैटेगरी में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिंहली जाति के लोग पाए जाते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये 74% है। तमिल भाषा को बोलने वाले लोग 18% है, जिसमें से कुछ वहाँ के अस्थायी लोग हैं और कुछ भारतीय मूल के हैं।
यानी जो भारतीय मूल या अस्थायी लोग हैं, तमिल जो बोलने वाले हैं, या तो हिंदू है या मुस्लिम है। उसमें 7% लोग सिंहली समुदाय के लोग आते हैं, जिसमें तमिल और सिंहली भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा सिंहली बोलने वाले सिंहली समुदाय के लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल बोलने वाले कुछ लोग हैं, यानी कि सबसे कम ईसाई बोलने वाले लोगों की संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक चीज़ अपने एक चीज़ एक चीज़ क्या, श्रीलंका की आज़ादी 1948 ईस्वी में जस्ट हम लोग से थोड़ी दिन बाद में वह स्वतंत्र हुआ। लेकिन उसने 1956 ईस्वी में सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया। सिंहली भाषा को उसने राजभाषा बना दी। देखिए किसी भी, जब हम लोगों की भी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हम हिंदी ही बोलें, ये मातृभाषा हमारी है। परंतु हम बहुत सारे स्टेट में हम लोग जाते हैं तो और कई कई भाषा हम लोग को देखने को सुनने को मिल सकता है। तो बेल्जियम में क्या हुआ, पहले आइए बेल्जियम के देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम को देख लीजिए, बेल्जियम क्या है। बेल्जियम यूरोप का, ये सब वही है जो पीछे वाला क्रिएशन था। आगे चलते हैं। देखिए बेल्जियम क्या किया, बेल्जियम ने अपने क्षेत्रीय अंतर को और संस्कृति विविधता को स्वीकार किया कि हाँ हमारे अंदर बहुत सारे क्षेत्रीय अंतर है, संस्कृति है, विविधता है, उसको उसने स्वीकारा। और 1970 से 93 के बीच में उसने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। संशोधन क्यों किया कि देखिए अगर कोई के संविधान में कोई ऐसा नियम बन जाता है जिससे अन्य समुदायों को किसी तरह से तकलीफ पहुंचती है, तो इसलिए वो नियम नहीं होता है, इसलिए उस नियम को बदलने के लिए संशोधन किया जाता है। तो बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच में अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। संशोधन इसलिए किया कि ताकि वहाँ के जो भी सब लोग हैं सब मिलजुल कर बेल्जियम को आगे बढ़ाए। बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल क्या था, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान और दोनों की सहमति के बाद ही नया कानून बनेगा, ऐसा उसने बनाया। यानी कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच की मंत्रियों की संख्या समान कर दिया। यानी कि जितना डच की मंत्री होंगे उतना ही क्या फ्रांसीसी मंत्री होंगे। और एक और चीज़ बना दिया गया है कि अगर उसमें कोई मंत्री अगर उसमें चाहता है, अगर फ्रेंच वाले कोई कानून बना रहे हैं और डच वाले चाहते हैं कि ये कानून ना बने, तो वो कानून नहीं बनेगा जब तक डच वाले की सहमति नहीं होगी या फ्रेंच वाले की सहमति नहीं होगी। यानी कि एक दूसरे की आपसी सहमति के बाद ही वो क्या कानून बना पाएंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या है कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय शक्तियों सरकार को शक्ति दिया। यानी कोई देखिए हमारे यहाँ मतलब केंद्र सरकार तो होगा ही, उसके बाद में राज्य सरकार भी होगी। यानी कि जो हम लोग देखे हैं क्या इससे पहले वाले स्लाइड में देखिए यह क्या है, फ्लेमिश इलाका और बुलेमिया इलाका, ये दोनों को 2 राज्य बना दिया गया और इसके ऊपर एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया कि ये केंद्र होगा, सेंट्रल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग की सरकार है, एक बिहार है, एक यूपी है, उसी तरह उसमें भी एक बेलोनिया राज बना दिया, फ्लेमिश इलाका का एक राज बना दिया और इस सभी के ऊपर एक और सरकार बना दी जिसको केंद्र सरकार रूप में जाना जाता है। ठीक, तो दोनों शक्तियाँ अपने क्षेत्रीय शक्ति और बता दिया गया कि जिस इलाके में डच लोग अधिक है वहाँ डच लोगों की सरकार होगी और जिस इलाके में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या अधिक है वहाँ फ्रेंच लोगों की सरकार है। तो स्वाभाविक है जहाँ डच लोगों की संख्या अधिक होगी वहाँ पे क्या होगा, डच के बारे में अधिक डेवलप करेगा। जहाँ फ्रेंच होगा फ्रेंच के बारे में अधिक डेवलप करेगा और उन दोनों पर नियंत्रण करने वाला एक केंद्र सरकार होगी। और केंद्र सरकार में दोनों समुदायों को लोग मिल करके जो वहाँ के जो प्रतिनिधित्व करेंगे ब्रुसेल्स में, यानी कि ये 2 तरह की सरकार बन गई। एक ब्रुसेल्स में भी एक अलग तरह की सरकार बना दिया। ठीक, दोनों के समुदायों के समान प्रतिनिधित्व करेगा। कहने का मतलब है दोनों सरकार को यानी दोनों समुदायों को मिला करके क्या बना दिया है,
वहाँ प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि जो भी मंत्री सांसद यानी जो भी होंगे दोनों को मिला करके 50-50% लोग रहेंगे और दोनों के बारे में सोचेंगे। अगर कोई एक कानून नहीं बनाता है और उस पर दूसरा सहमति नहीं करता है तो वो कानून नहीं बनेगा। इसी तरह केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरी एक सरकार बनाई जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार का मतलब कुछ ऐसे सरकार होते हैं यानी कि समुदाय के जो बनता है समुदाय विशेष उस पर आता है कि अगर देखिए अगर कहीं पे ईद हो रहा है तो हम सरकार नहीं होता है कि आज ईद का पूर्णिमा है, तो अगर सरकारें कितना भी बोलती रहेगी कि आज ईद है, जब तक ले कोई समुदाय विशेष लोग उसको नहीं बोल पाते हैं, कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसलिए समुदाय सरकार भी वहाँ निर्माण हो। हम लोग देख रहे हैं कि एक ही देश में 3-4 सरकारें बन रही है, यानी कि बेल्जियम समझा कि देखिए हमारे अंदर तो है जो क्षेत्रीय अंतर है, उस अंतर को ख़त्म करने के लिए हमें एक दूसरे को लेकर साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब तक साथ लेकर चलेंगे नहीं तब तक हमें सत्ता में साझेदारी मिलेगी नहीं और हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। एक बात समझिए, अगर किसी देश में यूँ समझिए कि अपने ही परिवार में हम लोग अगर सब बच्चों के एक साथ नहीं लेकर चलते हैं तो क्या होता है, आपसी मत मनमुटाव हो जाता है और हम लोग बोलते हैं, मम्मी बोलेगी यार इधर थोड़ा पानी ला दो, हम नहीं लाएंगे, उसको बहुत मानते हैं, वो जान दे वो लाएगा। तो जब तक सब कोई हम लोग एक साथ नहीं होते हैं हमें क्या होगा, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर हमें डेवलप करना है तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक इसके उल्टा अगर हम लोग देखते हैं क्या है, श्रीलंका में श्रीलंका की आज़ादी 1948 ईस्वी में हुई। सिंहली का दबदबा बना हुआ है श्रीलंका में, सिंहली भाषा का दबदबा बना हुआ है। सबसे अधिक सिंहली भाषा, वो लोग का मानना है कि हम लोग स्वतंत्रता में भाग लिए थे तो सबसे ज़्यादा हमारी बात माननी चाहिए, हमारी जनसंख्या अधिक है। अरे जनसंख्या अधिक है इसका मतलब ये थोड़ा है कि जनसंख्या कम है उसको छोड़ देंगे, उसको भी लेकर चलेंगे। तो सिंहली जो समुदाय के लोग हैं वह 1956 ईस्वी में एक सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ये जरूरी थोड़े है कि हम आप सिंहली बोलते हैं तो हम भी सिंहली बोले, जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद अब अति तो तब कर दिया जब उसने सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता दे दी, यानी कहने लगा कि सबसे पहले सिंहलियों को नौकरी मिलेगी, अगर सिंहली के स्थान पर कुछ बच जाता है तब दूसरे को मिलेगी। फिर अगला क्या, इससे और बड़ा स्टेप क्या उठाया कि सरकारी स्कूल कॉलेज में पहले सिंहलियों के बच्चों को एडमिशन होगा, उसके बाद ही तमिल वालों की होगी। अब देखिए एक और चीज़ आया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने लगा। किसी भी धर्म से संबंधित अगर हम धर्म को बढ़ावा देने लगते हैं और अन्य धर्मों को जब हम लोग छोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले शुरू होती है वहाँ पे सांप्रदायिकता, यानी वह सरकार किसी को लेकर चलने वाला एक साथ लेकर चलने वाला नहीं होता है, वह अलग अलग चाहता है कि किसी को छोड़ दिया जाए और किसी धर्म या किसी समुदाय विशेष को आगे बढ़ाया जाए। और जब तक हम सभी समुदाय को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम पिछड़ा ही वर्ग कहलाएंगे। तमिल का जनता इससे नाराज हो गया। सरकार तो इसने जब तमिल की जनता नाराज हो गया तो इसने सरकार और राजनीति सरकार में अपनी सहभागिता जताने के लिए एक राजनीतिक पार्टियों का जो सरकार और राजनीतिक पार्टी थी उन राजनीतिक पार्टियों और सरकार को दुश्मन समझने लगा। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग घर परिवार में एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि अपने घर परिवार में अगर हम लोग किसी छोटे बच्चे को अनदेखा करने लगते हैं तो उसको लगता है कि नहीं मम्मी मुझे नहीं देख रही है, पापा उसको बहुत मानते हैं हमको नहीं मानते हैं। अरे सबको माना जाता है, ठीक। तो जब तक सबको हम लोग नहीं लेकर चलेंगे तो क्या होगा, हमारे घर में ही विवाद हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को वहाँ का जो तमिल लोग थे उसको अपना दुश्मन मानने लगे और खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, क्योंकि उसकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। तमिल के राजभाषा बनाने के लिए इसने दावेदारी पेश की कि नहीं हमें तमिल को भी राजभाषा बनाइए, ठीक। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दीजिए, जैसे सिंहलियों को देते हैं वैसे ही तमिल को भी दीजिए, ठीक। लेकिन इनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, इनकी बातों को कोई माना नहीं, तो उसने क्या एक उग्रवादी संगठन बना लिया। उग्रवादी संगठन का
कहने का मतलब है कि उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करते रहेंगे। ठीक, उसको बोला जाता है, उस संगठन को बोला गया लीटे। देखिए इस लीटे के ऊपर हम एक दिन एक अलग बहुत बड़ा सेशन बनाएंगे, उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। यूँ समझिए तो लीटे एक उग्रवादी संगठन तमिलों के द्वारा बनाया गया था। और क्यों? क्योंकि उसकी बात को समझा नहीं गया। ठीक, और दोनों समुदाय में क्या हुआ, जहाँ सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय में आपसी टकराव होने लगा, और नतीजा क्या हुआ कि आपसी गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध मतलब अपने घर में ही आपसे में लड़ गए। देखिए अब यहाँ पे आता है कि एक तरफ बेल्जियम में भी इसी तरह की समस्या थी, और दूसरी श्रीलंका में भी इसी तरह सेम कंडीशन था। लेकिन बेल्जियम वालों ने इसको कंडीशन को समझा और अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप किया कि नहीं, हमें सरकार को सबको लेकर साथ चलना है, इसलिए हम लोग डेवलप करेंगे। तो आज बेल्जियम विश्व के डेवलपमेंट कंट्री में से एक उसका भी नाम आता है। ठीक, वही श्रीलंका जो इस चीज़ को अपनाया नहीं और इसको अलगाववाद करके रखा और एक धर्म को, एक जाति को बढ़ावा दिया, जिसका आज नतीजा है कि श्रीलंका में आज आपातकाल लगाने की लग चुका है, आपातकाल की स्थिति आ चुकी है। ठीक, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें एक साथ होकर चलना पड़ेगा, सबको साथ सबका विकास करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश में शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यकवाद यानी बहुत सी संख्या जिसकी होगी वो अपने मनमाने तरीके से कोई भी काम करेगा, और जो जिसकी संख्या, जिस व्यक्ति की कम संख्या कहते हैं उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, यानी कि वो जो चाहेगा उसको नहीं होगा। इसका नतीजा क्या हुआ, जबकि गृह युद्ध एक और टॉपिक है, गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब आपको बता दें, जब किसी देश में विभिन्न सरकार के विरोधी गुटों के हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है तो यह गृह युद्ध हो पाता है। यूँ कहें तो आपसी घर में ही किसी से नहीं बनना, आपस में ही लड़ाई करना क्या है, आपस घर में ही लड़ाई करना गृह युद्ध कहलाता है। विभिन्न समुदायों को विभिन्न सामाजिक समूहों के सत्ता में विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदारी बन सके, यही है क्या, सत्ता की साझेदारी। यानी यूँ कहे तो बहुत सारे समुदाय को लेकर, अगर सभी समुदाय को लेकर के हम एक साथ चलेंगे तो हमसे लड़ाई क्यों करेगा। जैसे सभी समुदाय को लेकर चलेंगे सबको डेवलप होगा, सबको डेवलप होगा, देश विकास करेगा। यानी कि किसी एक व्यक्ति को डेवलप करने से हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें सभी समुदाय को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक, सतह की क्षैतिज वितरण, देखिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमें सतह को डेवलप करना पड़ता है। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, ठीक, उसके बाद देखिए, देखिए क्या सतह की साझेदारी जरूरी है, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव की संख्या होती है वह कम हो जाती है। यानी जब हम किसी को उसका हक देंगे तो हमसे लड़ाई क्यों करेगा। ठीक, पहला तो यह है। दूसरी, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सत्ता का बंटवारा करना जरूरी है। देश के विकास में सभी सभी वर्ग अपना योगदान दे, यानी कि देश के विकास में एक वर्ग के योगदान से कुछ नहीं होता है, सब कोई अपना अपना योगदान दे। अब सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र, देखिए एक और चीज़, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। अगर सत्ता यानी कि जो हमारा पावर है उस पावर को बांट दे सब में, तो आपस में लोग क्या करते हैं, आपस में सब कोई मिलजुल करके सरकार को, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। देखिए अब हम शासन का बंटवारा कैसे करते हैं। एक है क्षैतिज। क्षैतिज कहने का मतलब एक ही, एक समान, समान ऊंचाई, यानी चलिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में कौन आएगा, आप कहेंगे विधायिका में कौन आएगा, तो विधायिका में नेता जो लोग हैं वो विधायिका के अंतर्गत आएंगे। आईएएस जो अफसर है या डीएम कलेक्टर है वो कार्यपालिका के अंदर आएंगे। न्यायपालिका के अंदर कौन आएंगे, जज, पुलिस जो भी आएंगे वो न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगे। अब बोले कि इस सबको बंटवारा करने की क्या जरूरत है सर। कहने का मतलब है कि विधायिका यानी कि जब हम कानून बनाते हैं तो कानून बनाने वाला कोई चाहिए ना,
तो हम कानून बनाने के लिए नेताओं को क्या करते हैं, यहाँ से चुन के भेजते हैं। तो नेताजी हमारे लिए कानून बनाते हैं और उस कानून का पालन कौन करवाएगा, कार्यपालिका यानी कि आईएएस अफसर लोग, ठीक। कार्यपालिका इसको करवाएगा और न्यायपालिका क्या करेगा, इसको देख रेख करेगा। यानी हो सकता है ऐसा कि हमारे द्वारा इस दोनों के द्वारा कानून बनाया गया है, ठीक। ये जो कानून बनाया गया है इस दोनों के द्वारा, तो ये हो सकता है गलत मिल ई और ई दोनों मिल करके कोई गलत कानून बना दे, तो उसकी देख रेख करने के लिए न्यायपालिका है, ठीक। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सब क्या करते हैं कि एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि कोई गलत न करे, एक समान है, ठीक। अब आगे क्या है, अगर ये दोनों मिलकर कोई गलत करते हैं तो न्यायपालिका यानी जज जो है हमारे, वो क्या करते हैं, उस कानून को रद्द कर सकते हैं या उस कानून के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक। अब आइए, सभी को समान अधिकार, यानी 36 बंटवारा में हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। वही है, कोई भी अंग अपने पद का दुरुपयोग न करे, ये सब इसमें बनाई गई है। सत्ता का संतुलन बना रहे, इसलिए यह 36 बंटवारा करते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ स्तरीय बंटवारा में। स्तरीय मतलब कि ऊपर नीचा ऊपर नीचा। तो एक है, सबसे बड़ी है हमारे यहाँ केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, ठीक। ये बात भी है, लेकिन इससे भी सर्वमान्य किसका हो जाएगा, न्यायपालिका का, सबसे बड़ा न्यायपालिका। तो हम सत्ता की बंटवारी, न्यायपालिका सत्ता नहीं करती है इसलिए उसको नहीं रखेंगे अभी। तो मतलब कि ये नीचे स्तरीय बंटवारा क्या होगा कि सबसे ऊपर सबसे अधिक पावर किसको मिलेगा, केंद्र सरकार, उससे कम मिलेगा राज्य सरकार, उससे कम मिलेगा स्थानीय सरकार। अब पूछते हैं, केंद्र और राज्य तो हम समझते हैं सर, लेकिन राज्य स्तरीय सरकार हम नहीं समझते हैं। तो स्तरीय सरकार हम लोग गांव में सरपंच, पंच और मुखिया ये सब देखते हैं, सरपंच, तो ये सब क्या है, ये है स्थानीय सरकार, ठीक। ये लोग स्थानीय सरकार है। कुछ है सामुदायिक, यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों को लेकर के हम लोग सामुदायिक बंटवारा कर देते हैं, जहाँ पर सामाजिक समूह, समाज को कुछ ऐसे समूह होते हैं जो अपना निर्णय लेते हैं, आर्थिक समूह होते हैं कुछ अपना निर्णय लेते हैं और सरकार उस पर अमल करती है। एक होता है आरक्षण। आरक्षण का, तो आरक्षण क्या है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर लोगों को, यानी कि स्थिति कमज़ोर है, यानी स्थिति आगे बढ़ी नहीं हुई है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आरक्षण दे दिए जाते हैं कि इस समुदाय के लोग ही यहाँ से खड़े होंगे ताकि वो अपने समुदाय के अपने लोगों को आगे बढ़ा सकें, ठीक। आगे चलते हैं, यही है। अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक। आज आज के लिए इतना ही। अगर और सारी वीडियो हमको चाहिए, आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम। अगर देखिए इसको अच्छा लगे तो बताइए कि हाँ ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैं और भी अगले चैप्टर का बनाकर आप लोग को दे दूँगा। सबसे पहले जिन जो नए जुड़े हुए हैं हम उनको बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और क्या, यही सब कहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लेकर आ रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए, थैंक यू, धन्यवाद। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई मन लगा कर करें।